हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूनियन पे है। उसका सेकंड चैप्टर में जो हमने पार्लियामेंट पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसको आगे देखेंगे और उसके ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, पार्लियामेंट को डिसाइड करते हैं और उसकी स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पार्ट 5 के चैप्टर 1 पे हमने देखा था द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। इसमें इंपॉर्टेंट हमने 4 चीजें पढ़ी थी: द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं, आर्टिकल नंबर 53 जो कि कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके अंदर वेस्ट करती है, प्रेसिडेंट के अंदर। फिर हमने देखा था आर्टिकल 54 और 55 जो कि बताते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजंस, कौन कौन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करेगा। फिर देखा था हमने सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस पार्ट का, आर्टिकल नंबर 61 जो कि है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, की इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे की जाती है पार्लियामेंट द्वारा, उसके बारे में प्रोविजंस जाने थे। फिर देखा था हमने आर्टिकल नंबर 74 का फर्स्ट क्लॉज जिसमें कि दिया गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर जो है दैट शुड बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से द प्रेसिडेंट से रिलेटेड। फिर हमने देखा था द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, आर्टिकल 63 जो कि कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर हमने देखा था आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जाना था, आर्टिकल 74 जो कि मैं बता चुका हूं आपको, और आर्टिकल नंबर 75 जिसके अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, टोटल कितने हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स। हमने अपनी आखिरी वीडियो में देखा था चैप्टर 2 ऑफ द पार्ट 5 जो कि है पार्लियामेंट के ऊपर। और पार्लियामेंट में हमने जाना था कि पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स हैं: प्रेसिडेंट, लोकसभा द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा द अपर हाउस। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 80 एंड 81 जो कि हमें बताते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा क्या होगा एंड कंपोजिशन ऑफ लोकसभा क्या होगा। तो आज हम जानेंगे ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो राज्यसभा के अंदर 2 मेन ऑफिसर्स हमें याद करने हैं और उनके बारे में पढ़ना है, वो है द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन। और लोकसभा में भी हमने 2 देखने हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनके बारे में प्रोविजंस जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो देखेंगे आज के वीडियो में हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। तो आर्टिकल 89 कहता है देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा में एक डेप्यूटी चेयरमैन होगा और एक चेयरमैन होगा। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि कोई पद जो उन्हें दिया गया है ड्यू टू हिज रैंक और पोजीशन ही इज होल्डिंग, यानी कोई एक इंसान एक पोजीशन होल्ड कर रहा है, उस वजह से उसे एक प्रिविलेज दिया गया है कि वो एक अन्य पद के लिए हकदार हो। तो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने पद के अनुसार, वो अपनी रैंक के अनुसार राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे डायरेक्टली। उनको कोई इलेक्शन अलग से राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए नहीं देना है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कुछ भी कह लीजिए। तो ये 3 नामों से जाना जाता है। फिर क्या कह रहा है कि द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मस्ट एज सून एज पॉसिबल इलेक्ट अ मेंबर टू बी द डेप्यूटी चेयरमैन। तो अगला प्रोविजन है डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में कि हाउस जो है वो एज सून एज पॉसिबल एक इलेक्शन करे और अपने में से, यानी मेंबर्स ऑफ द हाउस के अंदर से ही एक बंदे को डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द हाउस सिलेक्ट कर ले। ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन की वेकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम ऑफ ऑफिस की कैसे कर सकते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये सब हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है और वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये सब हम वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में जान चुके हैं। तो हमने वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में जाना था कि द वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं, और उनको हटाया कैसे जा सकता है, एक रेजोल्यूशन पास करके राज्यसभा में मेजॉरिटी, और उसको एग्री करना पड़ेगा लोकसभा में।
और इस प्रोसीजर के लिए 14 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है इस रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए। ये हमने जाना था वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिंक फ्लैश कर रहा है, उसको क्लिक करके आप पूरा देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अलग से हम वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो प्रोविजंस हैं वो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो आर्टिकल है वो अगला आर्टिकल 90 में सीधा डेप्यूटी चेयरमैन से ही शुरू किया गया है। तो आर्टिकल 90 कहता है कि केशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। तो इनके तरीके क्या हैं वो देख लेते हैं। अगर डेप्यूटी चेयरमैन मेंबर राज्यसभा का नहीं रहता किसी कारणवश, या फिर वहां से रिजाइन कर देता है राज्यसभा की मेंबरशिप से, तो वो डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं रहेगा। तो सीधा ये मेथड है कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो ही आप डेप्यूटी चेयरमैन बने रहेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ही कैन रिजाइन। कैसे रिजाइन देंगे? चेयरमैन को, यानी वाइस प्रेसिडेंट को वो रिजाइन अपना देंगे, तो वो सकते हैं डेप्यूटी चेयरमैन की पोजीशन से। चेयरमैन क्या देंगे? चेयरमैन देंगे अपना रेजिग्नेशन, अगर उन्होंने देना तो वो देंगे प्रेसिडेंट को डायरेक्टली, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। और उनको रिमूव कैसे कर सकता है हाउस? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी। इसमें सिंपली एक रेजोल्यूशन पास करना है हाउस को मेजोरिटी से, और उनको डेप्यूटी चेयरमैन हटा देंगे। इसमें लोकसभा के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में होती है। लेकिन इसमें 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। 14 दिन का नोटिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी था, इस केस में भी देना पड़ेगा उस बंदे को जो मूव कर रहा है इस रेजोल्यूशन को। पावर्स ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन टू एक्ट एज चेयरमैन। तो डेप्यूटी चेयरमैन को एक पावर दी गई है, वो चेयरमैन की पोजीशन एक्ट कर सकता है एज ए चेयरमैन ऑफ द हाउस। वो कंडीशंस दे रखी हैं, तो देख लेते हैं। व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन इज वेकेंट, यानी कोई वाइस प्रेसिडेंट है ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द हाउस जो है वो एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द हाउस बन जाएगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज निभा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था प्रेसिडेंट वाली वीडियो में, कि अगर प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाते हैं या प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट है किसी कारणवश, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं और प्रेसिडेंट की ड्यूटीज निभाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं रहेंगे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एक्ट करने के लिए। उस केस में भी डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो फिर चेयरमैन का कार्यभार संभाल लेंगे। एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, अगर चेयरमैन छुट्टी पे हैं तो भी डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे हाउस को और चेयरमैन की ड्यूटी निभाएंगे। फिर अगला आर्टिकल 92, चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल द रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। अगर चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन का रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल मूव कर दिया और पार्लियामेंट उस पर डिस्कशन कर रहा है, उस केस में दोनों ऑफिशिएट नहीं करेंगे रिस्पेक्टिवली। यानी अगर चेयरमैन का रिमूवल का डिस्कशन हो रहा है तो चेयरमैन ऑफिशिएट नहीं कर सकते एज द चेयरमैन ऑफ द हाउस, और अगर डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल का डिस्कशन हो रहा है, रेजोल्यूशन पे डिस्कशन हो रहा है, उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। बट इस केस में क्या उनके पास राइट है, वो बोल जरूर सकते हैं जब उनका नंबर आएगा। इस केस में वो नॉर्मल मेंबर ऑफ द हाउस की तरह काम करेंगे और सीट पे जाके अपने बोल जरूर सकते हैं, पर वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। बट शैल नॉट बी टाइटल टू वोट एट ऑल। ये इंपॉर्टेंट है, वो वोट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ पे। ठीक है, चाहे वो रेजोल्यूशन पे हो या कोई और बिल डिस्कस हो रहा हो, उसमें वोट नहीं कर पाएंगे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। ये थोड़ा लोकसभा के स्पीकर केस में अलग होता है, वो हम देखेंगे आगे कि कैसे डिफरेंट है ये चीज़। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा में जब रेजोल्यूशन मूव कर दिया है चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन का, तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे और वो बोल जरूर सकते हैं, पर वो वोट नहीं करेंगे किसी भी केस में। अब आते हैं हम लोकसभा के ऑफिसर्स के बारे में। तो स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस होंगे। ये है आर्टिकल नंबर 93 में। आर्टिकल नंबर रिमेंबर करना जरूरी नहीं है, अभी तक जो आएगा मैं बता दूंगा आपको। तो ये कह रहा है कि हाउस ऑफ पीपल एज सुन एज पॉसिबल 2 मेंबर चूज करेगा, एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर। तो इस केस में भी वही है कि हाउस को जल्दी से जल्दी स्पीकर चुन लेना है और डेप्यूटी स्पीकर चुन लेना है। किन में से? अपने मेंबर्स में से, जो बंदे इलेक्ट होके आए हैं हाउस ऑफ द पीपल में, उनमें से ही चूज कर लेना है। अब थोड़ा ट्रिविया देख लेते हैं इसके पीछे अभी तक कौन कौन लोग बन चुके हैं। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? ये थे जी.वी. मावलंकर जी। जी.वी. मावलंकर ये हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा में 1952 में। और इससे पहले ये प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके थे
1946 से 1947 के बीच में, और ये स्पीकर भी बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, तो ये थे जीवी मावलंकर जी। अब प्रेजेंट स्पीकर कौन है, ये मैंने आपको फोटो दिखा दी है, मोस्टली आपको पता ही होगा सबको, पर फिर भी अगर नहीं पता है तो आप एक बार गूगल करके मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, M.A. अयंगर जी। तो ये नाम आप याद रख लीजिए, M.A. अयंगर। तो आपको याद रखना है जीवी मावलंकर जी और M.A. अयंगर जी। और प्रेजेंटली कौन है ये भी आप बताइए मुझे कमेंट्स में। फिर फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे। अब डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, S.V. कृष्णमूर्ति राव। ये आपको तीन नाम याद रखने हैं, जीवी मावलंकर, M.A. अयंगर, S.V. कृष्णमूर्ति राव। प्रेसिडेंट डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। ये नाम मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप मेरे को बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होके आए हैं और इनको फिर बाद में डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया, तो पार्टी का नाम आप मेरे को जरूर बताइएगा। फिर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे, चेयरमैन कौन होगा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, वही होंगे चेयरमैन। तो फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर S. राधाकृष्णन जी। ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी थे। ठीक है, और ये आगे जाके ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे 1962 में। ठीक है, तो चार नाम हो गए आपको याद करना। फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, जीवी मावलंकर जी। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, M.A. अयंगर जी। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, S.V. कृष्णमूर्ति राव। और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे, डॉक्टर S. राधाकृष्णन। ठीक है, अब वेकेशन और रेजिग्नेशन देख लेते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का। तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वेकेट्स हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों में से कोई भी अपना मेंबरशिप खो देता है लोकसभा की किसी भी वजह से, किसी रूल की वजह से, तब भी वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रिस्पेक्टिवली हट जाएंगे अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो ही हैज़ टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, तभी वो स्पीकर और स्पीकर बने रहेंगे। रेजिग्नेशन ये आपस में देते हैं, वाइसा वर्सा। तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देते हैं और स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, तो ये आपस में देते हैं, सिंपल है याद रखना। और इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, सिंपली जैसे पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। सिंपल मेजॉरिटी से अगर हाउस में पास कर दी जाए एक रेजोल्यूशन तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा, और इसके लिए भी 14 डे नोटिस चाहिए। तो राज्यसभा वाले डेप्यूटी चेयरमैन के केस में भी चाहिए, स्पीकर के और डेप्यूटी स्पीकर के केस में भी चाहिए। हालांकि चेयरमैन के भी यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी चाहिए 14 डे नोटिस, बट उसमें कॉन्करेंस चाहिए होती है लोकसभा की। इस केस में डेप्यूटी चेयरमैन के केस में दूसरे हाउस की कॉन्करेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर द हाउस ऑफ द पीपल इज डिसॉल्व। अगर हाउस को डिसॉल्व कर देते हैं, कौन करेगा डिसॉल्व, ये हमने देखा था, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। तब क्या होगा, स्पीकर अपना पोजीशन वेकेट नहीं करेगा, कब तक, इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। तो फर्स्ट मीटिंग जो अगली लोकसभा की होगी उससे जस्ट पहले तक स्पीकर का पद जो पुराना स्पीकर है वो कंटिन्यू करेंगे होल्ड करना, बावजूद इसके कि लोकसभा डिसॉल्व कर दी गई है। ये याद रख लीजिएगा बस कि कब तक होल्ड करेंगे स्पीकर अपना पद। अब फटाफट देख लेते हैं पावर्स ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर टू एक्ट एज द स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर भी स्पीकर का रोल अदा कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकते हैं। कब, वो देख लेते हैं। व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेकेंट, स्पीकर कोई इलेक्ट ही नहीं हुआ है या है नहीं या डेथ हो गई है, तब वो कर सकते हैं डेप्यूटी स्पीकर एक्ट एज स्पीकर। अगर दोनों ही पोजीशंस वेकेंट हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, फिर कौन चलाएगा उसको, तब वो बंदा चलाएगा जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अमंग्स द मेंबर ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट बताएंगे कि हाउस का कौन सा मेंबर प्रिसाइड करेगा हाउस को, अगर दोनों पोजीशन वेकेंट है। वेकेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों, क्योंकि अगर वेकेंट नहीं है और एब्सेंट है दोनों, अगर स्पीकर एब्सेंट तो डेप्यूटी स्पीकर कर देंगे, अगर दोनों ही एब्सेंट है क्या होगा, तब प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करेंगे, तब हाउस अपने आप में से डिसाइड कर लेगा कि कौन बार प्रिसाइड करेगा, क्योंकि एब्सेंट है, एक दिन के लिए कल आ जाएंगे या 2 दिन बाद आ जाएंगे, तो इसलिए केस में प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सीधा हाउस आपस में से डिसाइड कर लेगा। तो एब्सेंस यहाँ पे वर्ड है, और वेकेंट हो जाएगी पोजीशन कि दोनों मर जाएंगे या दोनों अवेलेबल नहीं होंगे, उस केस में वैकेंसी के या रिजाइन कर देंगे दोनों,
तो उस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द हाउस कि कौन हाउस को प्रिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट याद रखने, वेकेंट एंड एब्सेंस, और दोनों में डिफरेंस क्या है। यह है कि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे, कब? जब उनका रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन बात चल रही होगी, तब वो दोनों प्रिसाइड नहीं करेंगे हाउस को। उनके बाद राइट टू स्पीक होगा। तो राज्यसभा में भी देखा था मैंने, डेप्यूटी चेयरमैन के केस में भी और चेयरमैन के केस में भी उन पर राइट टू स्पीक होता है। बट वहां पे क्या था कि वो वोट नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट वो कर सकते हैं अपने रिमूवल वाले प्रोसेस के लिए भी, और अगर कोई और बिल भी डिस्कस हो रहा है उस केस में भी वो इंस्टेंस में वोट करेंगे, और अगर टाई हो जाता है उस केस में वो वोट नहीं करेंगे। तो ये उस केस से थोड़ा डिफरेंट है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में वहां वो वोट नहीं कर सकते, यहाँ वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, लेकिन टाई के केस में वोट नहीं करेंगे। तो ये याद रख लेना आपको डिफरेंस के केस में। ठीक है, इसमें एक बात और है, अगर नॉर्मली बिल डिस्कशन हो रही है और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कोई भी प्रिसाइड कर रहा है और रिमूवल की बात नहीं हो रही, तो नॉर्मल केस में क्या होता है, स्पीकर जो है वो सिर्फ इक्वालिटी ऑफ वोट्स के केस में वोट करता है। यहाँ पे क्या है कि इक्वालिटी के केस में नहीं करेगा, अगर कोई नहीं है तो फर्स्ट इंस्टेंस में वो कर सकता है, इक्वालिटी के केस में नहीं करेगा। थोड़ा यहाँ भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सैलरीज एंड अलाउंसेस इनके सबके कैसे होंगे, एज फिक्स बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। तो पार्लियामेंट बाय लॉ इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस डिसाइड कर सकता है। अब पावर्स क्या है स्पीकर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज क्या है, देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, हाउस को ऑर्डरली चलाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स बनाए गए हैं हाउस के कि कैसे चलाना है हाउस को, कैसे कैसे बिल्स पास होंगे, उनका क्या प्रोसीजर है, उन सबको इंटरप्रेट करना, ये भी स्पीकर की ड्यूटी है। और अगर कोई मेंबर अनरूली बिहेवियर कर रहा है या वेल में आ गया है, चिट्ठियाँ फाड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें बहुत होती है, तो सस्पेंड भी कर सकता है स्पीकर। ठीक है, और ये जो कंडक्ट है उनका कोई भी कोर्ट में डिस्कस नहीं होगा। और ये मनी बिल डेजिग्नेट करते हैं कि ये मनी बिल है, तो इनका डिसीजन भी फाइनल होता है कि मनी बिल है कि नहीं है, कौन सा है कि नहीं है। तो स्पीकर डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है, तो ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि मनी बिल होता क्या है और कैसे प्रोसीजर डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी बिल से। तो हम अगले वाले 1-2 वीडियोस में इसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी आपको ये याद रख लेना है कि जो मनी बिल है उसको डेजिग्नेट करता है कौन, स्पीकर। और अगर ज्वाइंट सेशन चलेगा लोकसभा और राज्यसभा का, तो भी उसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये भी याद रख लेना आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट सेशन को कौन चलाएगा, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को स्पीकर प्रिसाइड ओवर करेंगे। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्रो टेम स्पीकर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि प्रो टेम स्पीकर क्या है। जब एक नई गवर्नमेंट बनती है लोकसभा इलेक्शन के बाद, तब तो कोई स्पीकर नहीं होता, क्योंकि जो पिछला स्पीकर है वो उसकी पहली मीटिंग से जस्ट पहले तक ही ऑफिस होल्डर होता है, उसके बाद वो हट जाएगा। तो जब नई मीटिंग शुरू होगी तो एक नया स्पीकर चाहिए, उसके लिए इलेक्शन कराना पड़ेगा हाउस में मेंबर, या लोगों से पूछना पड़ेगा मेंबर्स ऑफ द हाउस से कि कौन होगा हमारा स्पीकर, अगला डिप्टी स्पीकर। तो उस केस के लिए, उस टाइम के लिए जब पहली बारी मिल रहे हैं, तो किसी को तो हाउस प्रिसाइड करना पड़ेगा ना। तो उस केस में कौन करेगा, प्रो टेम स्पीकर अपॉइंट करा जाता है, वो प्रिसाइड ओवर करता है पहली मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा। अब कैसे होता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स लिस्ट बना दी जाती है उनको कि कौन कौन से मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं लोकसभा में, और जनरली सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रो टेम स्पीकर बना दिया जाता है एज अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम। ठीक है, उसको बना दिया जाता है। तो जैसे देखा था कि 2014 में कमलनाथ जी को बना दिया गया था, चाहे वो अपोजिशन के क्यों नहीं थे, बट वो सीनियर मोस्ट थे, इसलिए उनको बना दिया गया था कि पहली मीटिंग आप प्रिसाइड ओवर करेंगे। अब इनका काम क्या होता है, बेसिकली ओथ्स दिलाते हैं न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स को, और जैसे ही ओथ दिलाते हैं उसके बाद एक इलेक्शन करा लिया जाता है मेंबर्स के बीच में, और नया स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट हो जाते हैं। तो सिर्फ ये पहली मीटिंग के लिए ही एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड एक मेंबर को प्रो टेम स्पीकर बना दिया जाता है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नाम देगी उसको प्रेसिडेंट से अप्रूव करा लिया जाता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको, प्रो टेम स्पीकर के सामने उसी मीटिंग में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट कर लिया जाता है मेंबर्स के द्वारा।
2014 में मैंने आपको बता दिया कमलनाथ जी थे, और प्रेजेंट प्रो टेम स्पीकर कौन बने थे 2019 में, पिछले साल? वीरेंद्र कुमार जी। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख लीजिए, वीरेंद्र कुमार जी थे प्रो टेम स्पीकर 2019 के इलेक्शन के बाद, जब पार्लियामेंट पहली बारी मिली थी। ठीक, अब आ जाते हैं सेक्रेटरीट पे, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस। पार्लियामेंट में क्या दो हाउसेज हैं, तो हर का एक अलग सेक्रेटरीट होगा, उनका स्टाफ होगा जो कि वर्किंग देखेगा उस हाउस के बारे में। हर हाउस का एक अलग सेक्रेटरीट होगा जिसके अंदर स्टाफ होगा जो कि काम करेगा उस हाउस के अंडर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सब देखेगा उस हाउस का। ठीक है, तो पार्लियामेंट उनकी बंदे अपॉइंट होंगे सेक्रेटरीट में, उनकी कंडीशंस को रेगुलेट कर सकता है, और क्या प्रोसेस होगा, क्या कंडीशंस होंगी सर्विस की, वो सब भी रेगुलेट कर सकता है बाय लॉ। तो पार्लियामेंट के पास पावर है इसको बाय लॉ रेगुलेट करने की। अब सेक्रेटरीट ऑफ द लोकसभा वो अंडर स्पीकर होती है, स्पीकर के अंडर होती है सेक्रेटरीट, और चेयरमैन के अंडर होती है राज्यसभा की सेक्रेटरीट। तो ये भी अब याद रख लीजिए। सेक्रेटरी जनरल जो हेड होता है सेक्रेटरीट का, तो बेसिकली ही इज नॉट कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिशियन नहीं होता, ना वो इलेक्ट होके आता है, वो बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट होता है, अपॉइंट किया जाता है स्पीकर द्वारा, जो कि सीनियर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसको जनरली स्पीकर अपॉइंट करते हैं एज सेक्रेटरी जनरल। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर एंड आंसरेबल टू हिम ओनली। स्पीकर ही अपॉइंट करता है, उन्हीं को आंसरेबल होता है। वो स्पीकर को एडवाइस भी करता है और अदर मेंबर्स को भी एडवाइस करता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और रूल्स के बारे में। जो जो रूल्स हैं पार्लियामेंट के, बिहेवियर के, कंडक्ट के, कैसे प्रोसेस के, वो सब उनको एडवाइस करता है स्पीकर को कि ऐसे करना है, और मेंबर्स को भी कि ऐसे करना है। तो बेसिकली द नॉलेज अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स उसी बंदे को स्पीकर अपॉइंट करता है। ये एक बेसिकली गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेट या सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। उसके पास सारे पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स होते हैं, जो जो सेशंस हुए हैं, क्या क्या बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, क्या क्या रेजोल्यूशंस हुए, कैसे कैसे वर्किंग हुई, सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन, तो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट के सेशन को समन करते हैं, तो चिट्ठियां कौन भेजता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, या कौन प्रेसिडेंट के बिहाफ पे मेंबर्स को बुलावा भेजता है, तो वो है सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी जनरल। अब हम देख लेते हैं क्या क्या लर्न करना है इंपॉर्टेंट इस वीडियो से और कैसे। तो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में होंगे, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे मेंबर्स आपस में इलेक्ट करेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन को रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे अपना, और चेयरमैन जो है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट को करेंगे, और डेप्यूटी चेयरमैन को रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस सिंपल मेजॉरिटी से पास करके किया जा सकता है, और इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। लोकसभा का देख लेते हैं, दोनों स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करेंगे, रेजिग्नेशन आपस में देंगे दोनों, और हाउस के सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन से रिमूव किया जा सकता है 14 दिन के नोटिस के बाद। और एक प्रोटेम स्पीकर का जो अभी हमने जाना, जो कि एक टेम्परेरी स्पीकर दिया जाता है फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा, की ओथ दिलाई जा सके नए मेंबर्स को, और इलेक्शन करवाए जा सके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का। तो दोस्तों ये हमारे फ्लैश कार्ड में भी हम इसमें जोड़ लेते हैं आगे। स्पीकर इनको ओथ दिलाएंगे, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे होते हैं वैसे ओथ मिलेगी इनको, यानी कि प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं स्पीकर को, इसलिए प्रेसिडेंट ही एक तरह से ओथ दिला रहे हैं, और उन्होंने एक अपॉइंट कर दिया है मेंबर, स्पीकर के से ओथ दिला रहे हैं मेंबर्स को। तो स्पीकर को भी प्रोटेम स्पीकर ही दिलाएंगे, और रेजिग्नेशन वो स्पीकर को देंगे अपना, या रेजोल्यूशन से पास कर दिया जाए 14 दिन के नोटिस से, तो भी उनको रिमूव किया जा सकता है। और उनका टेन्योर क्या है, जब तक हाउस की वैलिडिटी, जब तक हाउस डिसॉल्व नहीं होता तब तक वो स्पीकर बने रह सकते हैं, अगर उनको हटाया ना जाए और वो यदि रिजाइन ना कर दें बीच में। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें कि हमने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट्स एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में जाना। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट, की बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, कैसे पास किए जाते हैं बिल्स, कैसे एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, उस सब के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप देखते रहे हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, और मैं आशा करता हूँ आपकी हेल्पफुल होगी आपकी प्रिपरेशन में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।